हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में अब तक आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ से कई सारी जो हैं वो तार जुड़ रहे हैं, और स्पेशली उनके लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनको भी ये बात समझनी होगी कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे ही आया, CAA जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जैसे ही आया इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गया। क्या वो पुराना वाला जो आंदोलन था उसको इसने याद दिला दिया? तब नहीं था, अब वापस से ऐसा क्या हो गया कि जिसको इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई। तो इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जब CAA की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके तार असम के साथ भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। असम के साथ मतलब कहने का कि असम के साथ आपका NRC का मुद्दा भी चल रहा है, असम अकॉर्ड है जो वो भी चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसको सिर्फ इसके फीचर्स या सिर्फ इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको समझना है तो इसके जो इसमें जो प्रावधान आए हैं उसके साथ साथ इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा। ठीक है, तो चुनौतियों वाला एंगल को अगर हम समझने की बात करें तो आइए बात करते हैं। और सबसे पहले मैं न्यूज़ दिखा दूं। देखिए, अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। सेंटर नोटिफाइज CAA रूल्स अहेड ऑफ द पोल्स, है ना। जैसे ही चुनाव आने हुए, चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने आपके CAA है जो उसके रूल्स ला दिए। इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे ममता बनर्जी को लेकर के है कि उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि हम अगर कहीं पर भी जरा सा भी भेदभाव हो रहा है तो हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सरकार है जो इसका मेन चीज इसकी किस चीज पर है, मेन चीज टिकी है इसके इंप्लीमेंटेशन पर। ये बॉम्ब है, ब्लास्ट है, या सारी चीजें सही से होंगी, ये सब कुछ डिसाइड करेगा इसका कार्यान्वयन, यानी कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो इसका सब कुछ डिसाइड करेगा, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ओपन्स द वेब पोर्टल फॉर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर के उन्होंने वेबसाइट के साथ साथ एक ऐप है जो उसको भी लॉन्च किया। तो कई सारी न्यूज़ है जो चल रही हैं। इस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको होलिस्टिक कई सारी टॉपिक्स पढ़ने होंगे और फिर एक निचोड़ उसका निकालना होगा। तो खैर, हम जिस पर आज ज्यादा फोकस रहेंगे वो इसका चुनौती वाला एंगल रहेगा, चुनौतियों वाला साइड रहेगा। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये हमारे P2I बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो बैच है वो 20 मार्च से, ये मॉर्निंग बैच है, मॉर्निंग बैच 20 तारीख से लॉन्च हो चुका है, 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपको अगर एडमिशन लेना है तो फटाफट इसमें एडमिशन ले लीजिए, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और 23,999 में एडमिशन आपको मिल जाएगा। फाउंडेशन कराया जाएगा, आपका सक्सेस इन प्री भी इसमें शामिल किया जाएगा, मतलब वो हमारा अलग मॉड्यूल है लेकिन इसमें शामिल है। इसके अलावा जब आप प्री पास करते हैं तो मेंस की पढ़ाई के लिए आपको यहां बुला करके तब तैयारी कराई जाएगी। वो वाला जो MRP मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें हम इंटरव्यू की सारी तैयारी भी कराते हैं, वो भी इसमें शामिल है। आपको अलग से कहीं पर भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो 23,999 में ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस एडमिशन को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो पहले मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि है क्या चीज, है ना। देखो, CAA की जब हम बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, तो क्या पहले कोई नागरिक अधिनियम है? तो हाँ, 1955 वाला हमारा नागरिक अधिनियम है, मतलब सिटीजनशिप एक्ट है हमारे पास 1955 वाला। ठीक है, ये कब का है? जब आंदोलन हुए थे, जब प्रोटेस्ट हुए थे, मतलब 2019 में आया था। 2019 में आया था, तो जब ये आ चुका है सर, ये एक्ट है, तो फिर ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, इतना देर क्यों? क्योंकि कोई भी एक्ट जब आता है तो उसको आने के बाद किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा, वो सारे नियम भी उसमें लिखे होते हैं। वो प्रोटेस्ट की वजह से आप कह लीजिए आंदोलन हुआ, शाहीन बाग वाला याद ही होगा आपको, है ना। ये जो आंदोलन हुआ इसकी इस समय, और इसको रोक लिया गया था। रूल्स हैं जो वो अब जा करके इसके आ पाए हैं। ठीक है, तो जो रूल्स आए हैं अगर हम उसकी बात करेंगे तो रूल्स जो आए हैं उसका नाम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट
रूल्स 2024 है ना, ये ध्यान रखिएगा। रूल्स हैं जो वो 2024 के नाम से आए हैं, 11 तारीख को नोटिफिकेशन इसका आया था। ठीक है, तो सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन रूल्स 2024 हैं जो वो आ चुके हैं। अब इसमें है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए जिसके बारे में हमने बात की। तो बेसिकली 6 माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कही गई है इसमें। कौन कौन सी है, देखिए हिंदू इसमें शामिल है, सिख इसमें शामिल है, बौद्ध इसमें शामिल है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस इसमें शामिल है, और पारसीस। ठीक है, आपके हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्ध हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और जैन रह गए, जैन है ना, जैन कम्युनिटी ये भी इसमें शामिल है। ठीक, तो ये 6 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, कहाँ की माइनॉरिटीज, आपको पता है कि भारत में के पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, एक आप ले लीजिए बांग्लादेश, और एक आप ले लीजिए अफगानिस्तान। ठीक है, अब जैसे हमारे देश में अगर कहेंगे तो हमारे देश में ये एक अच्छी बात है कि जो अधिकार मेजॉरिटी के कम्युनिटीज के पास हैं, वही सारे अधिकार हैं जो वो माइनॉरिटीज के पास भी हैं। ठीक है, बराबर है, सब कुछ है। लेकिन क्या इन देशों में ऐसा है, पाकिस्तान में क्या ऐसा है, नहीं है, है ना। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है, ठीक है, तो जो पाकिस्तान में, मान लीजिए पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, पारसीज है, तो ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, ये जो 6 माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटी आप कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से जो माइनॉरिटीज में आती हैं, उनको एक तारीख है नोटिफिकेशन में। जब आप देखेंगे तो डीप में आप पढ़ेंगे तब आपको एक तारीख मिलेगी जो है आपकी 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 काफी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ये डेट है जो ये डिसाइड की गई है कि इसके पहले से इन 6 माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी में से कोई भी अगर भारत में है तो हम उसको क्या देंगे, भारत की नागरिकता देंगे, इंडियन सिटीजनशिप, मतलब भारत की नागरिकता मिल जाएगी इनको, नागरिकता। ठीक है, भारत की नागरिकता है जो इनको दी जाएगी। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर एक कम्युनिटी है जो नहीं दिख रही, मुस्लिम कम्युनिटी है ना, मुस्लिम कम्युनिटी यहां पर नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से पहले जो आंदोलन भी हुआ था। और देखिए हमने क्योंकि जिन देशों का नाम लिया है वहां पर मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में, तो एक तर्क उसका ये भी है कि इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, और बाकी और भी अलग अलग तरीके के तर्क इसमें चल रहे हैं। तो खैर इसमें जो है वो आपको याद रखना यही 6 हैं, इसमें बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। तो इन 6 कम्युनिटीज से अगर कोई है और 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर यहां रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो यहां पर रह रहा है तो उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो अगर हम अब मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आ गई। तो अब अप्लाई करने की बात कही तो कैसे अप्लाई करेगा भाई, अपना वो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है, अपना वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे सकता है, किराए पर रह रहा है तो किराएदार का जो जिसको हम क्या टेनेंसी रिकॉर्ड बोलते हैं, वो मतलब कुछ भी वो अपना प्रोवाइड कराएगा, तो उसके माध्यम से यहाँ पर एनरोल किया जा सकता है। आपको पता है जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वेबसाइट और ऐप है जो वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, वेबसाइट के माध्यम से और ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्रावधान है ये किस जगह पे, जो ट्राइबल एरिया है, किस जगह के ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरिया हैं वहां पर ये लागू CAA है जो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बात कहते हैं तो कुछ इश्यूज सामने आते हैं, जिसमें से एक इश्यू जो सामने आता है वो आता है असम अकॉर्ड वाला, यानी कि NRC है ना, NRC वाला मुद्दा है जो वो सामने आता है। तो क्योंकि CAA लागू हो चुका है तो क्या अब NRC की बारी है, ये सवाल सामने आपके खड़ा हो जाता है। यहां पर पहले हम क्योंकि कुछ चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो कुछ चुनौतियों की बात पहले कर लेते हैं कि चुनौतियां, देखो अगर हम चुनौतियों की बात करें तो एक सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्या ये संविधान के किसी भी प्रावधान के अगेंस्ट है, क्या ऐसा करना रिलीजियस माइनॉरिटीज को इसके अगेंस्ट। तो आपके दिमाग में जो सीधे सीधे आना चाहिए, एक UPSC एस्पिरेंट के दिमाग में जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि राइट टू इक्वेलिटीज है ना, समता का अधिकार है, जो राइट टू इक्वेलिटी है, जो आर्टिकल 14 की जो बात करता है, आर्टिकल 14 वो कहता है कि
किसी के साथ भी कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता, है ना, भेदभाव नहीं हो सकता। और इसी आधार पर बहुत सारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी है। तो अब आपको यह समझना है क्या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर, क्योंकि ये तो साफ साफ कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और यहां पर एक कम्युनिटी है, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो भारत में रहती है, उसको यहां पर छोड़ दिया गया है, तो क्या ये भेदभाव की कैटेगरी में शामिल होगा? तो आपको ये बात समझना चाहिए कि जब आप भेदभाव की बात करते हैं तो उसके पीछे ये कुछ तर्क को भी सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिसको बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट दो बातों का खास ध्यान रखेगा कि ये जो इंप्लीमेंटेशन CAA जो किया गया है, इसके पीछे तर्क क्या है, तर्क, और इस तर्क के पीछे सरकार ने जो इंप्लीमेंट किया है ये, इसके पीछे मंशा क्या है ना, ये दोनों चीजों को आधार बनाकर, मंशा इंटेंशन क्या है सरकार का, इसको आधार बना करके देखना होगा, उसके बाद इसको डिसीजन लिया जा सकता है कि ये भेदभावपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए डायरेक्ट सेंस में हो सकता है आपको ये भेदभावपूर्ण दिख रहा हो, लेकिन एक सेंस ये भी तो है ना कि वो लोग जो वहां पर रह रहे थे, ठीक है, वो जो वहां पर रह रहे थे दूसरे देशों में, जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, और वहां पर जो हिंदू रहे तो उसके पास वो अधिकार नहीं थे, तो इसलिए वो भारत आए। और अब क्योंकि वो भारत आए हैं और क्योंकि वहां पर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो इसलिए उनको ये दर्जा वहां पर दिया जा रहा है, जबकि ये मुस्लिम्स के साथ ऐसा वहां पर नहीं था। ठीक है, वहां पर वो मेजॉरिटी कंडीशन में थे। तो ये तर्क सुप्रीम कोर्ट समझेगा और उसके बाद वो निर्णय देगा। बहुत सारी पिटीशंस इसको लेकर के ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक, तो एक चीज आपके दिमाग में आई। दूसरी जो चीज है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमारे जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रस्तावना है जो, उसमें एक शब्द है आपका सेकुलरिज्म। प्रियम्बल में सेकुलरिज्म या पंथनिरपेक्ष जो शब्द है, इसके बारे में भी अगर बात करेंगे तो ये है जो सेकुलरिज्म, ये शब्द है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर के में आता, बेसिक स्ट्रक्चर की जो लिस्ट है हमारी, जो कि केशवानंद भारती के केस में ये बताया गया था कि हमारे संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और वहां पर उसी बेसिक स्ट्रक्चर में एक शब्द ये सेकुलरिज्म भी मेंशन्ड है, तो ये उसका भी वो छेड़छाड़ माना जा सकता है। ठीक, तो ये आधार भी एक चेक करना पड़ेगा, तो ये भी दूसरी एक चुनौती बन रही है। इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, जिस पर हमने शुरू से फोकस किया है, एक आपको यहां पर सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर समझना चाहिए और दूसरा NRC को भी समझना चाहिए। देखो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जब हम NPR, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जब हम बात करते हैं, NPR की हम बात करते हैं, तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इन दोनों में NPR और NCR, NRC और आपका जो NPR है, इसमें अंतर क्या है? तो देखो यहां पर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन शब्द यूज किया है। पॉपुलेशन शब्द क्योंकि यूज किया है, तो NPR में आप देखेंगे कि यहां पर कौन शामिल होता है, यहां पर आपके भारतीय भी शामिल होंगे, और भारतीय के साथ साथ यहां पर विदेशी, जो भी यहां पर कोई भी पॉपुलेशन भारत में अगर कोई रह रहा है, कब से रह रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो गया उसको रहते हुए, भारत में 6 महीने से अगर ज्यादा से कोई रह रहा है, कोई भी हो वो, ठीक है, सब आप लिख लो इसमें, तो सब, ठीक है, सब शामिल होंगे इसमें। ठीक है, और वहीं अगर आप इसकी बात करेंगे तो ओनली भारतीय, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय शामिल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कि यहां पर 1000 लोग, इस एग्जाम्पल है कि मान लो 1000 लोग यहां पर मिले, ठीक है, और यहां पर मिले आपके 800 लोग, तो ये जो बचे 200 लोग हैं, ठीक है, ये जो बचे बीच के 200 लोग हैं, इन 200 लोगों को ये देखना होगा, ये कौन हो गए, प्योर विदेशी, मतलब बाहर के लोग हो गए। ठीक है, तो अब ये विदेशियों में अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये हिंदू है ना, विदेशी बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, बाहर से आए हुए हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, आपके हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, इसके अलावा बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी है ना, इनमें से, इन 6 में से कोई भी है, सिख हैं, हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, इनमें से अगर कोई भी है तो उसको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर मुस्लिम हुआ तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये बात आपको यहां पर समझनी होगी। यहां पर एक क्या है कि ये जो अभी हुआ है CAA, वहां से, क्योंकि यहां पर डेट भी अलग है ना, डेट भी अलग है, वो वाली भी डेट अलग थी। अब डेट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं डेट की बात करूं तो आपको यहां पर समझना होगा कि इसको असम अकॉर्ड के बारे में, देखिए समझिए इसको, कि
मैंने आपको ये तो बता दिया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम पीछे और आगे बढ़े कि भाई एनआरसी की जरूरत क्यों पड़ी, एनआरसी पर क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है आज, तो हम एनआरसी की बात करें तो एनआरसी की जरूरत ही क्यों पड़ी, समझिए आप, एनआरसी की जरूरत पड़ी ही क्यों कि देखो एक समय में ऐसा था कि जब एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जब हम एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं तो मतलब हम बांग्लादेश वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, और वेस्ट पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की बात करते हैं। तो जब ये एक ही देश हुआ करते थे, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, जो जिनको आज हम बांग्लादेशी मान रहे हैं, ये जो बांग्लादेश के लोग हैं, इनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार करते थे। कौन? वेस्ट पाकिस्तान के लोग, है ना। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ, और वो भारत के स्पेशली अगर आप देखेंगे तो असम वाले क्षेत्र में, और इसके अलावा आपका जो दूसरा कौन सा क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहां पर भारी मात्रा में आए। माना जाता है लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो वो उस वक्त यहां से वहां आए, ठीक है। अब इतने लोग यहां पर आए, लेकिन यह भी माना गया कि जब ये अलग देश बन जाएगा तो ये लोग चले जाएंगे अपने अपने देश वापस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, ऐसा हुआ नहीं। और उस समय क्योंकि इतने सारे भारी मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह आए, भारत में आए, और भारत में ये जिस एरिया में आए उस एरिया में भी इन्होंने क्या, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो हमेशा एक मूवमेंट चलता रहा, किस चीज को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, संसाधन को लेकर के, कि हमारे संसाधन है जो वो, हमारी जमीनें हैं वो, हमारी नौकरियां हैं जो वो हैम्पर हो रही हैं, हमारी संस्कृति है जो वो, उसको भी हैम्पर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इनके साथ चलती रहीं, और क्योंकि ऐसा हो रहा था तो उस समय एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया जिसका नाम था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसका नाम है आसू के नाम से आपने जाना होगा। आसू जो ऑल इंडिया असम यूनियन है, इसने एक बड़ी मुहिम चलाई, बड़े भारी मात्रा में आंदोलन हुए, हिंसा भी हुई, और इन्होंने पहचान कर करके वो लोग जो वहां से आए हुए थे इनको वापस कर भेजना शुरू किया, ठीक है, जो कि गैर कानूनी था, है ना। तो आंदोलन हुआ, हिंसा हुई बहुत भारी मात्रा में, और जिस हिंसा को, अगर मैं इसका समय बताऊं आपको तो ये देखिए आजादी हुई 1971, ठीक है, 1971 की अगर बात करेंगे तो 1971 में ये आजाद हो गया जब आपका बांग्लादेश बन गया, और फिर उसके बाद 1980 में आसू ने 1980 के आसपास जो है वो, ठीक है, 1980, ये कौन सी 24 मार्च है ना, 24 मार्च 1971, ये वो डेट थी कि जब अपना अलग बांग्लादेश बन चुका था, और फिर उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये वापस चले जाएंगे, लेकिन जब नहीं गए तो आसू जैसा संगठन एक्टिव हुआ और 1980 में हिंसा होना शुरू हो गई। इस हिंसा को रोकने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने असम अकॉर्ड पर साइन किया। असम अकॉर्ड, है ना, क्या हुआ, असम अकॉर्ड, जिसको हम असम समझौते के नाम से जानते हैं, असम समझौते के नाम से, ठीक है, असम समझौता। और असम समझौता जो हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ, असम अकॉर्ड जिसको आप जानते हैं, उसमें कुछ चीजें डिसाइड हुई। समझ लीजिए क्या था, असम अकॉर्ड के हिसाब से किसको नागरिकता मिलेगी, कौन यहां रहेगा, कौन वापस जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड करनी थी। किसको वोटिंग राइट देंगे, किसको नहीं देंगे, ये सारी चीजें हैं जो इसमें लिखी गई। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो आपके 1951 से 1961 में जो लोग भारत आए हैं, वे सभी के सभी भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है, प्लस उनको वोटिंग राइट भी दिया जाएगा। दूसरी चीज समझिए कि जो लोग 1961 से लेकर के 1971 के बीच में आए हैं, उनको नागरिकता तो मिल जाएगी लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो आपके 25 मार्च 1971 के बाद के लोग हैं, ठीक है, इसके बाद के लोग हैं, उनको वापस जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो या कोई और माइनॉरिटी हो, उनको वापस जाना होगा। ये डिसाइड किया गया उस समय। अब आज अगर आप सीएए की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि इसकी डेट आपको पता है कि अब क्या है, देखो, अब इसकी एक तो सबसे बड़ी चुनौती आप ये मान लीजिए कि इसकी डेट है भाई 31 दिसंबर 2014,
तो क्योंकि इसकी टाइमलाइन में अंतर है तो एक ये समस्या खड़ा करेगा। प्लस दूसरी बात, अगर ये वाला अप्लाई होता है तो इसके बाद कौन वापस जाएगा, वो भी यहां पर एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि एनआरसी के तहत अलग है और सीएए के तहत चीजें अलग हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ये एनआरसी को भी साथ साथ इंप्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, तो ये अब हम आप लोगों के ऊपर है कि आपके इसमें क्या विचार है, तो जरूर इसमें अपने विचार बताइए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको मुद्दा समझ में आ गया कि सीएए है और उसके साथ से जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, जिसमें एनआरसी एक सबसे बड़ी चुनौती है, इसको लेकर के बाकी आपका जो आर्टिकल 14 है वो, और आपका जो सेकुलरिज्म वाला पार्ट है वो है, ये सारी चीजें चुनौतियां हैं, ये यहाँ पर एक बड़ा रूप लेकर के सामने आ रही है। भविष्य में देखेंगे जब, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पीआईएल जा चुकी है, तो क्या निर्णय आता है कोर्ट का, वो ही सब कुछ डिसाइड करेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके कार्यान्वयन, वो ही डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? इसका जो कार्यान्वयन है, इंप्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे हो रहा है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन है जो वो डिसाइड करेगा कि ये अपने आप में एक ब्लास्ट की कैटेगरी में रखना चाहिए या एक सहूलियत है जो कि आने वाले समय में भारत में एक जो भारत के में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ये आपको समझनी होंगी एसे यूपीएससी एस्पिरेंट। चलिए इसके आगे वो देख लेते हैं एक बार कि क्या है भाई एनआरसी में। जो जैसे मैंने सारी चीजें आपको बताई, ये वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया। ठीक है, इसके बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उन जनगणना के दौरान किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल है। इसमें केवल भारतीयों के नाम, केवल भारतीय। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और जो कि डेट क्या है, 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। ठीक, तो ये आपको डेट याद रखनी है। इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि एनआरसी की नीड, आवश्यकता क्या पड़ गई, तो उसको देखिए 1947 में जो ही वही चीज कि जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो उस दूसरी साइड के लोग थे वो जो पाकिस्तान के लोग थे वो इनको द्वैम दर्जे का ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से, ये देखिए असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए और वहां से क्योंकि अब एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं वहां पर, तो क्योंकि ये तो पूरा एक अखंड भारत की अगर बात करेंगे तो ये भी इसमें आ ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए उस समय, लेकिन बाद में ये चीजें एक संकट की तरह सामने आई और 1971 में जब बांग्लादेश बन गया और उसके बाद असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा, तो फिर इसके बाद ये देखा गया कि आबादी है जो वो बहुत ज्यादा विकराल रूप ले रही है, जिसकी वजह से संसाधनों की एक बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, तो इसके चलते एनआरसी है जो वो आया। तो अगर असम समझौते की बात करेंगे तो उसके बाद फिर 80 के दशक में आपने देखा कि आसू ने जो है वो अवैध रूप से बहुत सारी जो लोग हैं उनको पहचान कराया और उनको वापस भेजना शुरू कर दिया। इस तरीके की चीजें जो जब शुरू हुई तो फिर उसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ। असम अकॉर्ड में ये 1985 में है और इसके बाद ये सारी चीजें इसमें डिसाइड की गई कि कब कौन सी डेट में रहेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 51 से 61 वालों के साथ नागरिकता मिलेगी, वोटिंग भी मिलेगा। 61 से 71 है जो उनको नागरिकता मिलेगी, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। 1971 के बाद वालों लोगों को वापस जाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके तहत पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर ये सारी पीडीएफ चाहिए या आपको कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरी टेलीग्राम की आईडी है, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और आर्टिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।